नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हमारी ऑनलाइन क्लास से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल चामुंडा स्टडी स्टूडियो को और साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपके पास हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। चलिए मित्रों, शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। आज की हमारी क्लास है गणित शिक्षा शास्त्र की, यानी कि जो गणित पेडागोजी आती है, जो कि चाहे वह वर्ग 1 की परीक्षा हो, चाहे वह वर्ग 2 की हो, चाहे वह फर्स्ट ग्रेड की हो, चाहे सेकंड ग्रेड की हो, चाहे वह कोई भी शिक्षक पात्रता परीक्षा हो जिसमें गणित शिक्षा शास्त्र यानी कि गणित पेडागोजी पूछी जाती है, उन सभी के लिए यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण क्लास है। और मित्रों, मैं आशा करता हूँ कि यह क्लास आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो मित्रों, हम जानते हैं कि जो गणित शिक्षा शास्त्र है उसके अंतर्गत जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि शिक्षण विधियों से पूछे जाते हैं, गणित की अवधारणाओं से पूछे जाते हैं कि गणित किस प्रकार पढ़ाना चाहिए, किस प्रकार की गणित होती है। तो यह जो कि प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षाएँ होती हैं, चाहे वह रीट हो, सीटेट हो, यूपीटेट हो, चाहे वह एमपीटेट हो, जितनी भी जो पात्रता परीक्षाएँ होती हैं, शिक्षक पात्रता परीक्षाएँ, उनमें जितने भी जो विषय होते हैं जिनमें जो गणित शिक्षा शास्त्र पूछा जाता है, जो कि 15 नंबर का आता है, 15 नंबर की मुख्य गणित आती है, जो कि प्रश्न उत्तरों पर आधारित होती है। और इसके अलावा जो 15 प्रश्न आते हैं वह आते हैं गणित शिक्षा शास्त्र से, यानी कि जो मैथ्स की पेडागोजी है उसके अंतर्गत यह प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए मित्रों, हम इन प्रश्नों को देखते हैं। मित्रों, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि निम्न में से क्या गणित की प्रकृति है, यानी कि जो गणित की प्रकृति होती है वह कैसी होती है। क्या वह अलंकारिक होती है, क्या वह तार्किक होती है, क्या वह कठिन होती है, क्या यह सामान्य लोगों के लिए नहीं है। तो मित्रों, गणित की प्रकृति ना तो अलंकारिक होती है, तो पहला ऑप्शन भी इसका गलत होगा। इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा यह तार्किक होती है, यानी कि मित्रों जो गणित की प्रकृति जो होती है वह तर्कपूर्ण होती है, यानी तर्क पर आधारित रहती है। इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 2, ना गणित कठिन होती है, यह भी ऑप्शन गलत है, यह सामान्य लोगों के लिए नहीं है। तो मित्रों, यह ऑप्शन भी इसका गलत है। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से किसने कहा कि गणित वह विज्ञान है, गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। यानी कि किसने कहा है कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। क्या वह होंगवेन ने कहा है, क्या वह स्किनर ने कहा है, क्या वह लॉक ने कहा है, क्या वह पियर्स ने कहा है। तो मित्रों, इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा बेंजामिन पेरिक पियर्स, यानी कि पियर्स ने कहा है कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा पियर्स। चलिए मित्रों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि बालक के सर्वांगीण विकास के लिए गणित विषय का अन्य विषयों से सहसंबंध होना चाहिए, क्योंकि इससे, यानी कि मित्रों जो बालक का जो सर्वांगीण विकास होता है, जो कि संपूर्ण तरीके से जब एक बालक का विकास होता है तो उसमें गणित विषयों का अन्य विषयों से सहसंबंध, यानी कि गणित विषय का भी अन्य विषयों से सहसंबंध, यानी कि गणित का संबंध हिंदी से या विज्ञान से या सामाजिक विज्ञान से, यानी कि अन्य विषयों से भी संबंध होना अति आवश्यक है, क्योंकि इससे छात्रों का दृष्टिकोण विस्तृत बनता है, यह भी सही है। या छात्र संचित ज्ञान से नए ज्ञान का संबंध जोड़ता है, तो बिल्कुल ये भी सही है, क्योंकि जो कि पहले का ज्ञान रहता है उससे नवीन ज्ञान का संबंध भी एक छात्र जोड़ता है। अगला है कि छात्र सभी विषयों को महत्वपूर्ण मानता है, यह भी सही है, क्योंकि छात्र सभी विषयों को ही महत्वपूर्ण मानता है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि ये तीनों ही ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि गणित के नियम व निष्कर्ष होते हैं, यानी कि जो गणित के नियम और निष्कर्ष होते हैं वह कैसे होते हैं। क्या वह वस्तुनिष्ठ होते हैं, क्या वह सार्वभौमिक होते हैं, क्या वह दोनों होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 1 और 2 दोनों। यानी कि जो गणित के निष्कर्ष और नियम होते हैं, यानी कि जो वस्तुनिष्ठ भी होते हैं, यानी कि अगर 2 और 2 4 होगा तो वह 2 और 2 4 ही होगा। ऐसा नहीं है कि कहीं पर 2 और 2 4 हो और किसी जगह पर जाएँ तो 2 और 2 5 हो। तो इसके जो नियम और निष्कर्ष होते हैं वह वस्तुनिष्ठ होते हैं, यानी कि एक ही होते हैं, यानी कि समान होते हैं। और जो कि दूसरा ऑप्शन है सार्वभौमिक, तो जो गणित के नियम व निष्कर्ष होते हैं वह सार्वभौमिक होते हैं, यानी कि भारत में जो नियम होंगे वही नियम अमेरिका में होंगे, यानी कि हम किसी भी देश में जाएं तो उसके नियम और निष्कर्ष हमेशा एक जैसे होते हैं। तो इसके तो दोनों ही आंसर सही हैं, तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा
कि विद्यार्थी गणित की संकल्पनाओं और सिद्धांतों के अर्थ को समझता है। यह अधिगम के किस उद्देश्य की प्राप्ति है? यानी कि एक विद्यार्थी जो होता है वह गणित की संकल्पनाओं और उनके सिद्धांतों के अर्थ को समझता है। तो यह अधिगम के किस उद्देश्य की प्राप्ति है? यानी कि यह अधिगम का कौन सा उद्देश्य है? क्या वह कौशल है, क्या वह पूर्व ज्ञान है, क्या वह अनुप्रयोग है, क्या वह अबोधन होता है? तो मित्रों यहाँ पर जाने कि जो कोई भी प्रश्न हो, अगर उसमें किसी भी चीज़ को समझने की बात कही गई हो तो वह अवबोध पर आधारित होता है, क्योंकि जो अवबोध के अंतर्गत ही हम किसी भी चीज़ को सोच और समझ सकते हैं। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा अवबोधन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि गणित को कहा जाता है, कि गणित को क्या कहा जाता है? क्या विद्यार्थियों को दुश्मन कहा जाता है? तो नहीं कहा जाता। शक्तिशालियों की शक्ति कहा जाता है? ऐसा भी नहीं है। क्या मन की भाषा है? तो ऐसा भी नहीं है। तो मित्रों इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा मस्तिष्क का व्यायाम, क्योंकि गणित को मस्तिष्क का व्यायाम कहा गया है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा मस्तिष्क का विज्ञान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि योजना एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। गणित शिक्षण की योजना विधि की उक्त परिभाषा किसने दी है? यानी कि यह परिभाषा जो है वह किसने दी है? कि यानी कि योजना एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है, यानी कि योजना के बारे में कहा गया है कि योजना एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। यानी कि यह एक कोटेशन है, जो परिभाषा है यह किसके द्वारा दी गई है? तो मित्रों यह परिभाषा जो है वह दी गई है किलपैट्रिक के द्वारा। यानी किलपैट्रिक ने कहा है कि योजना एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा किलपैट्रिक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों हमारा कि वह उद्देश्य जो गणित, यानी कि वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे कहा जाता है। यानी कि मित्रों एक शिक्षक जो होता है, जो उसका उद्देश्य होता है, यानी कि वह जब कक्षा में गणित विषय का अध्ययन करा रहा होता है तो उसी समय वह उसका जो उद्देश्य होता है, यानी कि शिक्षक का जो उद्देश्य होता है वह उसे कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है। वह उद्देश्य कौन सा है, उसे क्या कहा जाएगा? क्या वह सांस्कृतिक उद्देश्य है, क्या वह शैक्षणिक उद्देश्य है, क्या वह सामाजिक उद्देश्य है, क्या वह ये सभी हैं? मित्रों अगर ऐसा आपको दिखे कि 3 ऑप्शन दिए हुए हों, उसके बाद में दिया गया होगी ये सभी, तो मित्रों ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये सभी वाला हम ऑप्शन सही लगाएं। क्यों? हालांकि ऐसा होता है कि लगभग 10 प्रश्नों में से 6-7 प्रश्न या 8 प्रश्न या 9 प्रश्न भी ऐसे बन जाते हैं कि उनमें ये सभी वाला ऑप्शन लगभग सत्य होता है। तो लेकिन मित्रों इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा शैक्षणिक उद्देश्य, क्योंकि मित्रों जब एक शिक्षक कक्षा में गणित विषय पढ़ा रहा होता है, यानी कि तो जो गणित विषय पढ़ाने के अंतर्गत वह उसकी जो उद्देश्य होता है, यानी कि शैक्षिक उद्देश्य जो होगा वह एक शिक्षक कक्षा में ही प्राप्त कर लेगा, ना कि सांस्कृतिक उद्देश्य प्राप्त करेगा, ना कि सामाजिक उद्देश्य प्राप्त करेगा। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा शैक्षणिक उद्देश्य। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि यह वास्तविक है कि गणित को बहुत से छात्र कठिन समझते हैं, अतः स्कूल और शिक्षक द्वारा ठोस कदम उठाए जाने चाहिए जिससे छात्रों के गणित के स्तर को बढ़ाया जा सके। उपरोक्त दृष्टिकोण है। यानी कि मित्रों यह भी एक परिभाषा है। यह परिभाषा जो है वो किसके द्वारा दी गई है? तो मित्रों इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा शिक्षा नीति 1986। मित्रों जो शिक्षा नीति 1986 है उसके अंतर्गत कहा गया है कि यह वास्तविक है कि गणित को बहुत से छात्र कठिन समझते हैं। यानी कि यह एक वास्तविक क्रिया है जिसके अंतर्गत गणित को बहुत से छात्र जो हैं वह कठिन समझते हैं, अतः स्कूल और शिक्षक द्वारा, यानी कि स्कूल में भी और शिक्षक के द्वारा भी कठोर से कठोर कदम उठाने चाहिए जिससे कि गणित का जो स्तर है, यानी कि जो छात्रों को गणित विषय कठिन लगता है या उन्हें पढ़ने में दिक्कत आती है तो उसके लिए कठोर से कठोर कदम उठाए जाएं। तो यह मित्रों जो शिक्षा नीति 1986 बनी थी उसके अंतर्गत यह बात कही गई है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा शिक्षा नीति 1986। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि गणित शिक्षण में शिक्षक को निम्नलिखित बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मित्रों कई बार हम प्रश्नों में देखते हैं कि जो नहीं लिखा रहता है उस पर हम ध्यान नहीं देते और इसके चक्कर में हम जो सही गलत उत्तर का चयन कर लेते हैं। तो मित्रों हमें प्रश्न को कम से कम
2 बार तो पढ़ना ही चाहिए, जिससे कि हम प्रश्न को अच्छे से समझ सकें। यानी कि इस प्रश्न में कहा गया है कि गणित शिक्षण में निम्नलिखित में से कौन सी बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए, यानी कि वह कौन सी बात है इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। चलिए देखते हैं। व्यावहारिक जीवन से विषय का संबंध हो तो मित्रों इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि व्यावहारिक जीवन से भी विषय का संबंध होना चाहिए। मानसिक शक्तियों का विकास हो तो मित्रों इस पर भी ध्यान देना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है जो कि जातीय प्रतिष्ठा का उपाय हो, तो मित्रों ये भी लगभग थोड़ा गलत सा लग रहा है, डाउट सा है इसमें। और अगला ऑप्शन है कि आनंद की प्राप्ति ना हो। मित्रों जो 2 ऑप्शन है ये तो बिल्कुल एकदम करेक्ट हैं। तो मित्रों जो ऑप्शन नंबर हमारा 3 है और ऑप्शन नंबर 4 है, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है। तो मित्रों इसमें सबसे ज़्यादा सटीक जो उत्तर होगा हमें वही उत्तर लगाना चाहिए और वही आयोग द्वारा सत्य माना जाता है, क्योंकि जो आनंद की प्राप्ति ना हो तो मित्रों यह हमारा जो उत्तर होगा वह सर्वाधिक सत्य होगा, क्योंकि यह जो उत्तर है वह सबसे ज़्यादा मजबूत है और हमें मजबूत उत्तर का ही चयन करना है। तो उसका सही उत्तर जो होगा वह होगा आनंद की प्राप्ति ना हो। मित्रों ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि किसी भी शिक्षक द्वारा जो सब्जेक्ट या विषय पढ़ाया जाता है उसमें छात्र को आनंद भी आना चाहिए, अर्थात तभी वह अधिगम करेगा अच्छे से, तभी सीखेगा, अर्थात आनंद का होना भी अनिवार्य है। अर्थात ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आनंद की प्राप्ति ना हो। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा आनंद की प्राप्ति ना हो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं है वरन शक्ति प्रदान करना है। यह कथन है, यानी कि मित्रों यह भी एक कोटेशन है, यानी कि एक परिभाषा है कि गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं है। यानी कि यह किस मनोवैज्ञानिक द्वारा कहा गया है कि गणित शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह ज्ञान प्राप्त करना बिल्कुल नहीं है वरन शक्ति प्रदान करना है। तो मित्रों यह परिभाषा जो है वह है डटन की। मित्रों डटन महोदय जो हैं उन्होंने ऐसा कहा है कि गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं है वरन शक्ति प्रदान करना है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा डटन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि व्यवहारिक गणित का भाग है, संख्याओं का हिसाब लगाना है, क्या जोड़ व बाकी करना है, या समीकरणों को हल करना है, या बैंकों की कार्यप्रणाली की जांच करना है। मित्रों व्यवहारिक गणित जो होता है उसके अंतर्गत क्या संख्याओं का हिसाब लगाना है, तो मित्रों ऐसा भी नहीं है। क्या जोड़ व बाकी करना है, ऐसा भी नहीं है। क्या समीकरणों को हल करना ही है, तो मित्रों ऐसा भी नहीं है कि हम केवल समीकरणों को ही हल करते जाएं या जोड़ व बाकी करते जाएं या संख्याओं का हिसाब किताब ही लगाते रहें, ऐसा भी नहीं है। मित्रों इसका सही उत्तर जो होगा कि बैंकों की कार्यप्रणाली की जाँच करना। यानी कि जो बैंकों का मान लीजिए कि हिसाब किताब हो, यानी कि जो बैंकों की कार्यप्रणाली है उसके अंतर्गत जो सारी चीज़ें आ जाती हैं, संख्याओं का हिसाब किताब करना भी आ जाता है, जोड़ व बाकी करना भी आ जाता है। तो जो बैंकों की कार्यप्रणाली की जांच करना है वह एक व्यवहारिक गणित का भाग है। तो उसका सही उत्तर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि गणित मापन परिमाण व दिशा का खाली स्थान है। तो जो गणित मापन परिमाण व दिशा का खाली स्थान है तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा विज्ञान। यानी गणित मापन परिमाण व दिशा का एक विज्ञान है, ना कि समाज है, ना कि समूह है, ना कि प्रयोग है, बल्कि जो गणित मापन व परिणाम तथा दिशा का एक विज्ञान है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा विज्ञान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि गणित के अध्ययन से एक बच्चे में निम्न में से किस गुण का विकास होता है। यानी कि जो गणित का जब अध्ययन करते हैं तो बच्चे में किस गुण का विकास होता है, तो मित्रों उसमें आत्मविश्वास का भी विकास होता है, आत्मनिर्भरता का भी विकास होता है, तार्किक सोच का भी विकास होता है, यानी कि वह तर्क करने की शक्ति भी उसमें आती है। तो उसका सही उत्तर जो होगा वह होगा ये सभी। इन सभी गुणों का एक बच्चे में विकास होता है जब वह एक गणित विषय का अध्ययन कर रहा होता है। तो उसका सही उत्तर जो होगा वह होगा ये सभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मित्रों अगला प्रश्न है हमारा कि NCF 2005 मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क करने का एक निश्चित तरीका निहित है। यानी कि मित्रों जो NCF हमारा 2005 है इसके अंतर्गत यह मानता है कि गणित में सोचने, यानी कि गणित में सोच विचार करने या तर्क करने का एक निश्चित तरीका निहित है।
नीचे दिए कथनों में से, यानी कि नीचे जो उपरोक्त कथन दिए गए हैं वह कथन चुनिए जो उपरोक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता। यानी कि 3 कथन इसका पालन करते हैं, जो एक कथन है वह इसका पालन नहीं करता है। तो मित्रों हमें वो नहीं वाला ऑप्शन हमें चुनना है। तो चलिए मित्रों देखते हैं कि उसे पढ़ाने की विधि है या अंकित प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना। मित्रों ये ऑप्शन हमें थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, इसलिए इस पर एक बिंदु लगा लेते हैं। चलिए अगला ऑप्शन भी देखते हैं कि पाठ्य पुस्तकों में प्रयुक्त सामग्रियों के लिखने का तरीका। मित्रों ये भी हो सकता है। कक्षा के लिए चुने गए क्रियाकलाप एवं अभ्यास, तो मित्रों ये भी इसका हो सकता है। लेकिन मित्रों जो आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बता देना, यानी कि जो विद्यार्थियों को केवल हम सूत्र बता दें, ऐसा एनसीएफ 2005 नहीं मानता, क्योंकि सूत्र बताना या रटने की प्रतिक्रिया करना यानी कि रटने की प्रवृत्ति पर जोर देना ऐसा कतई भी नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बता देना ही कि एनसीएफ निर्धारित नहीं करता है, यानी कि यह ऑप्शन जो है वह सही है, यानी कि इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मित्रों अगला प्रश्न है हमारा कि एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण होना चाहिए। तो मित्रों गणित शिक्षण जो है क्या वह बालक केंद्रित होना चाहिए, क्या वह शिक्षक केंद्रित होना चाहिए, क्या वह पाठ्य पुस्तक केंद्रित होना चाहिए, या ये सभी। तो मित्रों इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा बालक केंद्रित। मित्रों जो एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण होना चाहिए वह एक बालक केंद्रित होना चाहिए। मित्रों एनसीएफ 2005 से ही मतलब नहीं है, जितनी भी शिक्षण प्रक्रियाएं हैं यानी कि जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं उन सभी ने ही यही कहा है कि जितनी भी शिक्षक जो भी पढ़ाता है यानी कि शिक्षण प्रक्रियाएं जितनी भी प्रकार की होती हैं वह बालक केंद्रित, यानी कि बालक को केंद्र मानकर ही वह सभी पाठ्यक्रम तैयार करना चाहिए या विषयों को पढ़ाना चाहिए, केवल छात्र की रुचि के अनुसार ही, ना कि शिक्षक केंद्रित हो, ना वह पाठ्य पुस्तक पर आधारित हो। तो मित्रों जो जितनी भी प्रकार की जो प्रक्रियाएं होती हैं अध्ययन संबंधी, तो वह बालक केंद्रित होना अत्यंत आवश्यक है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा बालक केंद्रित। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि एनसीएफ 2005 बल देता है, क्या रटने की प्रवृत्ति पर बल देता है, या करके सीखने की प्रवृत्ति पर बल देता है, या सूत्र याद करने की प्रवृत्ति पर बल देता है, या सवाल हल करने पर बल देता है। तो मित्रों जो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा करके सीखने पर, क्योंकि मित्रों जो करके सीखना यानी कि जब खुद करेंगे तभी हम अच्छे से सीख पाएंगे। तो एनसीएफ 2005 ना ही रटने पर बल देता है, ना ही सूत्र याद करने पर बल देता है, ना ही सवाल हल करने पर बल देता है। वह बल देता है तो केवल करके सीखने पर ही बल देता है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा करके सीखने पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि गणित ज्ञान का निश्चित तथा ठोस आधार होता है, यह कथन गणित की किस प्रकृति की ओर इंगित करता है। यानी कि जो गणित का ज्ञान का निश्चित तथा ठोस आधार होता है, यानी गणित ज्ञान का एक निश्चित और ठोस आधार होता है, यानी गणित के बिना जीवन में कुछ भी संभव नहीं है, अर्थात हमें गणित विषय का अध्ययन करना अत्यंत ही आवश्यक है। तो यह गणित की किस प्रकृति की ओर इंगित करता है, क्या वह कठिन की ओर इंगित करता है। तो मित्रों ये तो नहीं होगा, अलंकारिक यह भी नहीं होगा, आलोचनात्मक यह भी नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा तार्किक, क्योंकि मित्रों गणित जो है वह तर्क पर ही आधारित है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा तार्किक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों हमारा कि गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है, यानी कि गणित शिक्षण जो होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। चलिए देखते हैं। सवाल हल करने की क्षमता का विकास करना, तो ये भी हो सकता है। सूत्र याद करने की क्षमता का विकास करना, मित्रों ये तो लगभग गलत सा ही लग रहा है, क्योंकि सूत्र याद करने वाली तो कोई प्रक्रिया होती नहीं है। अगला ऑप्शन देखते हैं। तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास करना, मित्रों ये भी हो सकता है। अगला ऑप्शन है कि समस्याओं के हल करने की क्षमता का विकास करना, मित्रों ये भी हो सकता है। लेकिन मित्रों हमें सबसे जो मजबूत उत्तर है वह हमें इसमें देखना है, क्योंकि मित्रों जब व्यक्ति तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता का जब उसमें विकास हो जाएगा
तो वह समस्याओं को हल करने की क्षमता का विकास भी उसी के अंतर्गत आ जाएगा। यानी कि जब एक छात्र या बच्चा जब तर्क करने लगता है यानी सोच विचार करने लगता है तो वह समस्याओं को हल करने की क्षमता का विकास भी करने लगता है। यानी कि इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास करना। क्योंकि मित्रों जो समस्याओं को हल करने वाली प्रक्रिया है वह तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता के विकास के अंतर्गत ही आ जाती है, यानी कि इसी में वह संलग्न हो जाती है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास करना। यह एक गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि सामान्यतः गणित सीखना कठिन है क्योंकि सामान्यतः गणित सीखना कठिन है क्योंकि इसकी प्रकृति अमूर्त होती है। मित्रों वैसे तो इसका सही उत्तर जो होगा वह यही होगा कि इसकी प्रकृति मूलतः अमूर्त होती है। फिर भी हम नीचे वाले ऑप्शन देख लें कि बच्चे इसे पढ़ना नहीं चाहते। मित्रों ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। कि शिक्षण पद्धति त्रुटिपूर्ण है, ऐसा भी नहीं है। गणित के अच्छे शिक्षक उपलब्ध नहीं है, ऐसा भी नहीं है। तो मित्रों जो गणित की प्रकृति होती है वह लगभग मूलतः अमूर्त मानी गई है। क्योंकि जब भी हम गणित का अध्ययन या अध्यापन करा रहे होते हैं यानी कि शिक्षण करा रहे होते हैं तो उस समय ऐसा ही बताया जाता है कि मान लीजिए कि एक पेड़ पर 5 पक्षी बैठे हैं, 2 उड़ गए तो कितने बचे। अब मित्रों छात्र सोचता है कि पेड़ पर पक्षी कहाँ बैठे हैं, केवल उसे बताया जाता है यानी कि उसे अनुभूति कराई जाती है कि एक पेड़ पर 5 पक्षी बैठे होंगे। या ऐसा भी कहा जाता है कि तुम्हारे पास बताओ कि 5 चॉकलेट हैं, तुमने 3 चॉकलेट अपने मित्र को दे दें, तुम्हारे पास कितनी बनी। अब छात्र सोचता है कि मुझे चॉकलेट तो मेरे पास है ही नहीं, तो सर बोल रहे हैं कि चॉकलेट दे दी है। जबकि ऐसा यानी कि गणित की जो प्रकृति होती है वह अमूर्त होती है, यानी कि केवल उसे सोचा जाता है उसके बारे में कि ऐसा ऐसा हो सकता है। तो जो इसकी प्रकृति जो होती है लगभग मूलतः अमूर्त होती है, इसलिए गणित सीखना लगभग कठिन माना जाता है। हालांकि मित्रों में से गणित सीखना कठिन होता नहीं है, लेकिन सामान्यतः ऐसा माना जाता है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा इसकी प्रकृति मूलतः अमूर्त है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मित्रों अगला प्रश्न है हमारा कि एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशिष्टताएं हैं, यानी कि एक अच्छी पाठ्य पुस्तक जो होगी उसकी क्या क्या विशेषताएं होंगी। चलिए देखते हैं। इसमें कठोर अभ्यास करने के लिए बहुत सारे अभ्यास हों। तो मित्रों ये भी लगभग सही है उत्तर। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। स्थितियों के माध्यम यानी कि स्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पनाओं का परिचय दिया जा सकता है, यह भी हो सकता है मित्रों इसका सही उत्तर। चलिए नीचे देखते हैं अगला ऑप्शन। केवल हल किए गए अभ्यास ही शामिल किए गए हैं। तो मित्रों केवल हल किए गए अभ्यास ही शामिल किए गए हों, तो मित्रों ये तो बिल्कुल गलत है। तो इसको देखते हैं। जो मित्रों सी वाला ऑप्शन है यानी कि ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4, तो मित्रों ये तो लगभग गलत ही हो गए, तो ये तो हमारे उत्तर हो नहीं सकते। अगला ऑप्शन देखते हैं। उसे मोटी व भारी होना आवश्यक है। मित्रों ये भी गलत है, यानी कि डी जिसमें लिखा है वह भी गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 भी गलत है, यानी कि इसमें बी और डी है, ये भी गलत है। तो मित्रों जो सही ऑप्शन बचा वह बचा केवल ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ए और बी, यानी कि इसमें कठोर अभ्यास के लिए बहुत सारे अभ्यास हों ऐसा भी होना जरूरी है। और अगला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, स्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पनाओं का परिचय दिया जा सकता है, तो यह भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा वह सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मित्रों अगला प्रश्न है हमारा कि गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है तथा एक सुसुप्त आत्मा में चेतना एवं नवीन जागृति उत्पन्न करने के कौशल का विकास करता है। उपरोक्त कथन किसका है। यानी कि मित्रों यह एक परिभाषा है, यानी कि एक कोटेशन है, वह किसके द्वारा दी गई है। तो मित्रों इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा प्लेटो। मित्रों प्लेटो द्वारा ऐसा कहा गया है कि गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है तथा एक सुसुप्त आत्मा में चेतना एवं नवीन जागृति उत्पन्न करने के कौशल का विकास करता है। यानी कि गणित विषय जो होता है उससे मानसिक शक्तियों का विकास होता है। एक जो मन की शक्तियाँ होती हैं वह प्रशिक्षित करने के लिए उसे अवसर प्रदान करती हैं। यानी कि जो सुसुप्त आत्मा होती है, यानी कि जो आत्मा सो गई है, उसमें चेतना यानी कि चेतन मन में लाने के लिए, यानी कि जो बातें अब चेतन मन में पहुंच गई हैं उन्हें चेतन मन में लाने के लिए
अर्थात यानी कि नवीन जागृति उत्पन्न करने के लिए कौशल का विकास करता है। यानी गणित एक ऐसा विषय है वह जो कि सर्वगुण संपन्न होता है। यह कथन कहा गया है प्लेटो के द्वारा। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा प्लेटो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा मित्रों कि गणित शिक्षण में पाठ्यक्रम का निम्न में से कौन सा एक महत्व नहीं है। यानी गणित शिक्षण जो होता है उसमें जो पाठ्यक्रम में निम्न में से कौन सा महत्व नहीं है। नवीन विचारों की जानकारी देना, या अभ्यास हेतु, या शारीरिक सुंदरता हेतु, या शिक्षण सामग्री हेतु। तो मित्रों इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा शारीरिक सुंदरता हेतु। यानी गणित शिक्षण का जो महत्व नहीं है वह शारीरिक सुंदरता हेतु बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा शारीरिक सुंदरता हेतु। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से क्या एक गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का महत्व नहीं है। मित्रों हमें नहीं वाले बिंदु को भी अच्छे से देखना चाहिए। कई बार हम सोचते हैं कि नहीं को हम देखते ही नहीं हैं प्रश्न में, और जो कि प्रश्न अत्यंत सरल होने के बाद भी हम उसे गलत कर आते हैं। तो मित्रों हमें प्रश्न को लगभग 2 बार अच्छे से पढ़ना चाहिए ताकि हमारा जो कि प्रश्न है वह गलत ना हो। चलिए देखते हैं इसके बारे में कि निम्न में से क्या एक गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का महत्व नहीं है। क्या निपुणता प्राप्त करने के लिए नहीं है, क्या कुशलता प्राप्त करने के लिए नहीं है, क्या आत्मविश्वास के विकास हेतु नहीं है, या व्यावसायिक कुशलता प्राप्त करने हेतु नहीं है। मित्रों जो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा व्यावसायिक कुशलता प्राप्त करने हेतु। क्योंकि मित्रों जो कुशलता गणित शिक्षण में कुशलता प्राप्त करना भी आवश्यक है, निपुणता प्राप्त करना भी आवश्यक है, आत्मविश्वास के विकास हेतु भी आवश्यक है। जबकि जो व्यावसायिक कुशलता जो होती है, जो कि प्राथमिक स्तर पर देखा जाए तो व्यावसायिक कुशलता का कोई महत्व नहीं। तो मित्रों इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा व्यावसायिक कुशलता प्राप्त करने हेतु। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व किस रूप में है। यानी कि जो उच्च प्राथमिक स्तर यानी कि कक्षा 9, 10, 11, 12 के जो छात्र होते हैं उसमें गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व किस रूप में माना जाता है। तो मित्रों इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा व्यावहारिक। क्योंकि मित्रों जो उच्च प्राथमिक स्तर होता है यानी कि जब बालक किशोर अवस्था में होता है तो गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व होता है व्यवहार के रूप में। यानी कि गणित शिक्षण जो होता है वह व्यावहारिक रूप में होता है। तो उसका सही उत्तर जो होगा वह होगा व्यावहारिक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि पाठ्यक्रम में अंक गणित शिक्षण का महत्व है। क्या घरेलू कार्य हेतु, या मजदूरी व व्यवसाय हेतु, या व्यवहारिक उपयोग हेतु, या ये सभी। तो मित्रों इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा ये सभी। क्योंकि पाठ्यक्रम में जो अंक गणित होता है उसके शिक्षण का महत्व यानी कि हम घर पर भी जो कि हिसाब किताब होता है, जो मजदूरी व्यवसाय में भी हिसाब किताब होता है, व्यवहारिक उपयोग हेतु भी हिसाब किताब होता है। यानी कि अंक गणित का महत्व इन चारों में ही है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा ये सभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि पाठ्यक्रम में गणित शिक्षण इसीलिए अति महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके माध्यम से छात्रों में ज्ञान उपयोग संबंधित जो व्यवहारगत परिवर्तन होता है वह है। मित्रों देखते हैं इसके ऑप्शन हम कि गणित की परिभाषाओं का प्रत्यास्मरण करना। मित्रों ऐसा भी नहीं है कि गणित की परिभाषाओं को हम प्रत्यास्मरण करें यानी कि उन्हें याद करें। उपकरणों को सही ढंग से व्यवस्थित करना। मित्रों जो गणित शिक्षण में उपकरणों का क्या महत्व है तो ये भी नहीं होगा। समस्याओं को हल करने के लिए उपयुक्त विधि एवं सूत्र का चयन करना। मित्रों ये उत्तर सही हो सकता है, इस पर एक बिंदु लगा लेते हैं। अगला ऑप्शन देखते हैं, सोचने समझने के बाद निर्णय लेना। तो मित्रों इसमें सबसे ज़्यादा जो मजबूत उत्तर जो होगा वह होगा हमारा कि समस्याओं को हल करने के लिए उपयुक्त विधि एवं सूत्र का चयन करना। क्योंकि मित्रों जब सोचने समझने की प्रतिक्रिया जो होगी वह समस्याओं को हल करने के लिए जब हम उपयुक्त विधि का चयन कर लेंगे यानी कि उपयुक्त विधि का यानी कौन सी विधि उपयुक्त होगी, इसके लिए कौन से सूत्र का चयन करना चाहिए। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा समस्याओं को हल करने के लिए उपयुक्त विधि एवं सूत्र का चयन करना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत निम्न में से कौन सा है। क्या विभिन्न विषयों से सह संबंध,
ये भी मित्रों सही है। अग्रदर्शी यानी कि आगे की सोचने वाला पाठ्यक्रम होना चाहिए, यानी कि जब हम कक्षा 9 में अध्ययन कर रहे हों तो कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक में कक्षा 10 से संबंधित भी कुछ प्रश्न या कुछ पाठ अंकित कर दिए जाते हैं, जिसका आगे की कक्षा में कोई परेशानी का सामना करना ना पड़े। और अवकाश का सदुपयोग यानी कि ऐसा पाठ्यक्रम भी होना चाहिए जो जिसमें अवकाश का सदुपयोग हो सके, यानी कि अवकाश के समय यानी कि छुट्टी के समय उस पाठ्यक्रम को हम अध्ययन करें और उसका सदुपयोग कर सकें। तो उसका सही उत्तर जो होगा वह होगा ये सभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि गणित शिक्षण के माध्यम से बच्चों में निम्न में से किस भावना पर नियंत्रण रखने का कौशल विकसित हो जाता है। गणित शिक्षण के माध्यम से बच्चों में निम्न में से किस भावना पर नियंत्रण करने के कौशल का विकास हो जाता है। तो मित्रों क्या तर्क शक्ति या आत्मविश्वास या विचार शक्ति या ये सभी। तो मित्रों इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा ये सभी, क्योंकि गणित शिक्षण के माध्यम से एक बालक में या एक शिशु में तर्क शक्ति विकसित हो जाती है, यानी कि वह तर्क भी करने लगता है, उसमें आत्मविश्वास की भी वृद्धि हो जाती है, और विचार शक्ति यानी कि वह विचार विमर्श भी करने लगता है, सोचने समझने भी लगता है, अर्थात इन तीनों गुणों का ही विकास हो जाता है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा ये सभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों। जो हमारा जो आज का और अंतिम प्रश्न है वह है कि निम्न में से कौन सा विषय विज्ञान विषयों के आधार विषय के रूप में माना जाता है, यानी कि कौन सा विषय है जो विज्ञान विषय के आधार के रूप में माना गया है। तो मित्रों गणित विषय जो है वह विज्ञान विषय के आधार के रूप में माना गया है। तो उसका सही उत्तर जो होगा वह होगा गणित। तो मित्रों आज के जो हमारे जो गणित शिक्षा शास्त्र यानी कि मैथ्स की पेडागोजी के जो अत्यंत ही 30 महत्वपूर्ण प्रश्न थे वह मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। मित्रों मैंने प्रयास किया है कि आपको अच्छे से समझा पाऊँ, और आशा करता हूँ कि आपको मित्रों यह प्रश्न अच्छे से समझ में भी आए होंगे। तो मित्रों आज की हमारी क्लास संपन्न होती है। अगर मित्रों आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।